हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलो बच्चों, देखो आपका पहला हमारा जो प्रश्न है, देखो बच्चों कि मेसोपोटामिया के लोग जो होते थे वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते थे। आप सभी को पता है मेसोपोटामिया जो है क्या वो एक ऐसा क्षेत्र है, यानी इराक गणराज्य का एक हिस्सा है और ये दजला और फरात नदियों के किनारे क्या है बच्चों, स्थित है। मेसोपोटामिया की अगर हम भाषा के बारे में हम बात करें तो मेसोपोटामिया की जो पहली भाषा थी वो थी कौन सी बच्चों, सुमेरी थी, जिसे हम सुमेरियन भी कहते हैं, है ना। और इसके साथ साथ 2400 ईसा पूर्व के बाद यानी 2400 के आसपास ये सुमेरी भाषा की जो जगह था वो अक्कदी भाषा ने ले ली थी। अब धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाषा का प्रभाव देखा जाता है, जैसे कि आप एक छात्र में बैठे हुए हो, वहां अगर ज्यादातर बच्चे भोजपुरी बोलते हैं, है ना, अगर और 5-6 बच्चे अगर हिंदी बोलने वाले आ जाएं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी वर्चस्वता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहले मेसोपोटामिया में सुमेरी भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ अक्कदी भाषी वाले लोग जो आ गए थे और धीरे धीरे इसकी भाषा कौन सी हो गई, अक्कदी हो गई। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी थी, 1400 के आसपास आरामाइक भाषा ने इसकी जगह ले ली थी। किसकी बच्चों, यानी जो अक्कदी भाषा का स्थान किसने ले लिया था, तो वो आरामाइक भाषा ने ले लिया था। और आरामाइक जो भाषा थी वो हिब्रू से मिलती जुलती थी। कौन सी भाषा से मिलती जुलती थी, हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। तो ये थी मेसोपोटामिया की भाषा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मेसोपोटामिया की प्रमुख नगरों के नाम बताइए। मेसोपोटामिया के प्रमुख हमें नगर क्या के नाम बताने हैं। जैसे कि पहला नगर कौन सा था, उरुक था, दूसरा था मारी, तीसरा था बेबीलोनिया और चौथा था उर। और अगर आप लोगों को याद होगा कि उरुक और मारी में सबसे पहले जो पुरातात्विक खुदाई थी वो कब हुई थी बच्चों, वो हुई थी 1840 में। सबसे पहले उरुक और मारी में पुरातात्विक खुदाई हुई थी और सबसे लंबे समय तक जो खुदाई कार्य चला था वो मारी में चला था, और इतने लंबे समय तक खुदाई कार्य भारत में भी नहीं चला था, है ना बच्चों। और इसके साथ साथ बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी भाग था, है ना, पहले से बेबीलोन कहा जाता था, बाद में से बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। उर एक नगर भी था और उर कौन से देवता भी थे बच्चों, कौन से देवता थे, चंद्र देवता को उर कहा जाता था। जो यहाँ के चंद्र देवता थे उन्हें क्या कहा जाता, उर देवता भी कहा जाता था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों आखिर महत्वपूर्ण था। आखिर रीजन क्या था कि मेसोपोटामिया उन लोगों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। क्योंकि क्या होता था बच्चों, जो यूरोपीय लोग हुआ करते थे उन्हें ऐसा लगता था कि मेसोपोटामिया क्या है, उनके पूर्वजों की भूमि है, यानी उनके पूर्वज दादा परदादा सारे वहीं जन्म लिया होगा। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि ये उनके पूर्वजों की भूमि है ना। और इसके साथ साथ बाइबल का नाम तो सुना होगा, बाइबल जो ईसाइयों की एक पुस्तक है। तो बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में जो है बच्चों, वो एक शब्द रिपीट होता है जिसका अर्थ होता है सीमार। सीमार शब्द का उल्लेख मिलता है और सीमार का अर्थ होता है सुमेरी ईंटों से बना शहर या भूमि। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं यूरोपवासी इन कारणों से क्या करते थे, मेसोपोटामिया को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना करते थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, 8 नंबर का आने वाला ये प्रश्न है। हर बार पेपर में आता है कि आखिर मेसोपोटामिया के लोगों ने आखिर दुनिया को दिया क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं आखिर दुनिया को क्या क्या दिया है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मेसोपोटामिया ने विश्व की सबसे बड़ी देन क्या दी है, उसकी काल गणना, है ना। काल गणना और गणित की जो परंपरा, यानी गणित की जो खोज हुई थी सबसे पहले कहां हुई थी, मेसोपोटामिया में हुई थी। आप सभी को पता है एक साल में कितने महीने होते, कॉमन सी बात है, एक महीने में कितने दिन, एक साल में कितने, 12 महीने होते हैं। एक महीने में हफ्ते कितने होते हैं, 4, है ना। एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं, 7। एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। ये पूरी जानकारी हमें सबसे पहले सर्वप्रथम किसने दी थी, मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा दी गई थी,
है ना। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि 1800 के आसपास कुछ यहाँ पट्टिकाएं मिली थी जिसपे हमें गुणा, भाग, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल, है ना, इन सब चीजों की हमें कुछ जानकारियां हमें मेसोपोटामिया के कई स्थानों से मिली है। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया के जो वासी थे वो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमा के एक पूरे वर्ष को 12 महीने, अभी मैंने बताया 12 महीने 4 हफ्ते 24 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट, इन सब चीजों के बारे में हमें सबसे पहले मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा बताया गया है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में घटित होने वाला जो वर्ष है ना बच्चों, उसका हिसाब किताब भी सबसे पहले किसने लगाया था? मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा लगाया गया था। इसके साथ साथ शहरीकरण का विकास सबसे पहले कहां हुआ बच्चों? मेसोपोटामिया में होता। सिटी लाइफ जो है ना उसका सबसे पहले जो विकास हुआ था वो कहां हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था। इसके साथ साथ रातों को आकाश के तारों या तारामंडल, है ना बच्चों, तारामंडल की जो जानकारी हमें सबसे पहले किसने दी? मेसोपोटामिया ने दी। लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई? मेसोपोटामिया से हुई। तो आप लोगों को ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंपली आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा, है ना। तो ये चीजें थी बच्चों, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी मेसोपोटामिया की हमें भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आप सभी को एक बात याद रखना है, मेसोपोटामिया एक इराक गणराज्य का हिस्सा है। किस गणराज्य का हिस्सा है? इराक गणराज्य का हिस्सा है। इसके उत्तर पूर्व में ऊंचे नीचे पहाड़ है, सुंदर सुंदर झरने हैं और जंगली फूल है ना। यहाँ कुछ जंगली मत बन जाना। तो यहाँ जंगली क्या है? फूल है ना। और यहाँ लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व या 7000 से 6000 वर्ष पहले क्या हुई थी? यहाँ खेती की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया के लोग, मतलब यहाँ वर्षा पर्याप्त हो जाती थी, लेकिन मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे? मतलब खेती की अपेक्षा पशुपालन को ज्यादा महत्व दिया करते थे, है ना, मेसोपोटामिया के जो लोग हुआ करते थे। इसके साथ साथ क्या होता था? जब नदियां प्रवाहित होती थी, क्या होती थी? जब नदियां क्या होती थी? प्रवाहित होती थी। तो नदियां प्रवाहित जब होने के दौरान क्या होता था कि ये पहाड़ों से दजला और फरात नदियां आती थी, तो अपने साथ क्या करती थी? उपजाऊ मिट्टी लेकर आ जाती थी, है ना। जिससे क्या होता है? मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग काफी ज्यादा क्या हो जाता था? उपजाऊ हो जाता था। इसीलिए सबसे पहले मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत कहां हुई थी? मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुई थी, जिसे दक्षिणी रेगिस्तान भी कहा जाता है। सबसे पहले यहीं क्या हुआ था? लेखन कला की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ जो नदियों में मछलियों की कोई भी कमी नहीं थी, बहुत सारी क्या थी? मछलियां थी। और गर्मियों में खजूर के पेड़ जो होते थे वो खूब फल देने वाले होते थे। तो ये थी मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। वही मैंने आप लोगों को बताया, देखो कि मेसोपोटामिया आज इराक गणराज्य का हिस्सा है। दूसरा, मेसोपोटामिया का पूर्वा हिस्सा क्या है बच्चों? ऊंचे नीचे पहाड़ और श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। साथ ही इस भाग में स्वच्छ झरने और जंगली फूल है। अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है ना। यहाँ खेती की शुरुआत सबसे पहले 7000 से 6000 वर्ष पहले यहाँ खेती की शुरुआत हुई थी, है ना बच्चों। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में स्टेपी घास के मैदान थे। यहाँ खेती की ज्यादा पशुपालन को आजीविका का मुख्य स्रोत माना जाता था, है ना। और उत्तरी भाग में सर्दियों में वर्षा के यहाँ भेड़ बकरियां उगने वाली छोटी छोटी क्या करती थी? झाड़ियां खाया करती थी, है ना। मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी रेगिस्तान था, यही सबसे पहले क्या हुआ था? नगरों का विकास हुआ था, है ना। सबसे पहले दक्षिणी भाग में नगरों का विकास हुआ था। दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले लेखन कला का उदय हुआ था। अभी मैंने बताया ना, लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुई थी, है ना। और इस क्षेत्र का जो नदियां क्या करती थी? अपने साथ बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी। तो ये क्षेत्र काफी ज्यादा क्या हो जाता था? उपजाऊ होता था, जो खेती के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। और नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। वही बातें जो मैंने आप लोगों को बताया। चलो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है शहरों के शहरीकरण के महत्व का उल्लेख कीजिए। यानी मेसोपोटामिया में शहरीकरण के हमें क्या बतानी है बच्चों? विशेषता या महत्व हमें बतानी है। तो मेसोपोटामिया के शहरीकरण की दो विशेषता थी। पहला क्या था बच्चों? श्रम विभाजन, और दूसरा था सामाजिक संगठन। ये दो चीजें थी। श्रम विभाजन का मतलब आखिर होता क्या है? सपोज करो ये मार्कर ही है ना। अगर ये मार्कर है तो कॉमन सी बात है, इसका इंक हो गया, इसका प्लास्टिक हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, सब क्या किसी एक व्यक्ति ने बनाया होगा? बिल्कुल नहीं बनाया होगा। अलग अलग लोगों द्वारा ये सारी चीजें क्या की गई होंगी? बनाई गई होंगी। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया में भी इसी प्रकार का होता था। देखो क्या होता था, शहरों और नगरों में बड़ी संख्या में लोगों में रहने के साथ साथ यहाँ अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन और व्यापार उत्पादन आदि शामिल होता था। वहां के लोग अपने सभी कार्यों स्वयं नहीं करते थे, वो भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए क्या करते थे? अन्य लोगों पर निर्भर रहा
करते थे। सभी चीजें खुद थोड़ी निर्माण करेंगे, वो दूसरे लोगों पर निर्भर रहा करते थे। और इस कारण शहरी जीवन का एक विशेषता क्या थी बच्चों? श्रम विभाजन था। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन का मतलब क्या है? देखो, शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता होती है ताकि विभिन्न कार्य जैसे कि संगठित यानी समूह में व्यापार करना हो गया, है ना, वस्तुओं का इकट्ठा या संग्रह करना हो गया, है ना, आदि ठीक प्रकार से किया जा सके। इस व्यवस्था में कुछ लोग आदेश देते थे और कुछ लोग क्या करते थे? आदेश का पालन किया करते थे। इस तरीके से मेसोपोटामिया के दो विशेषता थी, पहला श्रम विभाजन और दूसरा सामाजिक संगठन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि मेसोपोटामिया में माल को लाने और ले जाने के संसाधनों का उल्लेख कीजिए। आप सभी को पता है मेसोपोटामिया क्या है, जैसे कि एक मैदानी क्षेत्र था। मेसोपोटामिया कृषि के लिहाज से तो बहुत ज्यादा समृद्ध था, मतलब खेती करने के लिए जो खाद्य सामग्री होती थी ना, वो तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी। लेकिन यहाँ क्या होता था कि उन्हें सोना, चांदी, रांगा, ये सारी चीजें या बर्तन बनाने के लिए जो धातुएं होती थी, वो आवश्यक धातुएं क्या होती थी, यहाँ कमी होती थी। और इन सारी धातुओं को वो कहां से मंगाया करते थे? है ना, तुर्की, खाड़ी, इन तुर्की हो गया, ईरान हो गया, खाड़ी पार देशों से ये सारी वस्तुओं क्या करते थे? मंगाया करते थे। और इसके बदले में मेसोपोटामिया के लोग जो होते थे ना, वो कपड़ा हो गया, है ना, और खाद्य सामग्री क्या करते थे? उन्हें निर्यात किया करते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, मतलब वो लोग आदान प्रदान करके क्या करते थे? अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। जैसे मेसोपोटामिया में उगने वाला एक पेड़ होता था जिसे पोपलार का पेड़ कहते हैं, है ना, पोपलार के पेड़ से नाव बनाई जाती थी, लेकिन इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती थी, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, है ना। तो ये थी मेसोपोटामिया की अगर बात की जाए तो क्या है, मतलब माल को लाने और ले जाने के बारे में, ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी आप बता सकते हो, और इसके अंदर माल के बारे में और चीजें आप ये भी बता सकते हो। तो मैंने खनिज के बारे में बताया। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया में क्या था? सड़कों के द्वारा क्या होता था, या बैलगाड़ियों के द्वारा माल को लाया और ले जाया जाता था। लेकिन क्या होता था कि माल को लाया ले जाने की जो क्रिया होती थी, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता था, पशुओं की चारी की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने सोचा कि यार एक काम करते ना, स्थल परिवहन की जगह क्यों ना हम जल परिवहन का यूज करें। नदियां तो थी, ददला और फरात नदियां तो थी, तो क्यों ना उसका यूज क्यों ना करें। तो यही चीज सोचने के कारण उन्होंने क्या किया, अब नदियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, है ना। उस समय जो फरात नदी होती थी वो विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। इसमें क्या होता था, नदियों में क्या जो नाव होती थी, नाव में क्या होता है, अनाज के बोरों को रख दिया जाता था और उसको क्या होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। जो नाव होती थी वो हवा की गति के अनुसार चलती थी, जिसके कारण क्या होता था, मेहनत कम लगती थी, है ना। और इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, माल की आवाजाही किया करते थे। चलो देख लेते हैं आखिर क्या क्या चीजें बातें इसके अंदर। देखो बच्चों, पहला क्या है, मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों से तो समृद्ध था, परंतु खनिज संसाधनों की यहाँ कमी थी, है ना। दक्षिण के अधिकांश भाग में औजार मोहरे बनाने के लिए पत्थरों की यहाँ कमी होती थी, है ना। मेसोपोटामिया में आभूषण बनाने के लिए कोई भी धातु उपलब्ध नहीं थी। मेसोपोटामिया के लोग तुर्की, ईरान जैसे देशों से क्या करते थे, खनिज पदार्थों को क्या करते थे, मंगवाया करते थे, और वे उसके बदले उन्हें काफी मात्रा में खेती जो पर्याप्त फसल उन्हें निर्यात कर देते थे, है ना। मेसोपोटामिया में व्यापार का सामान आयात निर्यात करने में बैलगाड़ियों का काफी महत्वपूर्ण होता था, लेकिन बैलगाड़ियों का खर्चा ज्यादा होता था क्योंकि इसमें पशुओं की चारी व्यवस्था करनी पड़ती थी, उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, और ये काफी खर्चीली व्यवस्था थी, है ना। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने में क्या थी, पूरी तरीके से असमर्थ थी, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब बैलगाड़ियों के सामान को लाया और ले जाया जाता था तो पशुओं के लिए चारे की जरूरत होती थी, है ना, और पशुओं से सामान की ढुलाई के लिए भी की जाती थी, है ना। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, स्थल परिवहन की जगह जल परिवहन का ज्यादा यूज किया करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि लेखन कला मानव सभ्यता के विकास किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुआ था। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें मेसोपोटामिया में लेखन कला के बारे में बताना है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को याद ना, मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो मिट्टी की पट्टिका पाई गई थी वो लगभग 5000 साल पुरानी थी, है ना। उनकी मिट्टी की पट्टिकाओं पे हमें जानवरों के चिन्ह मिले हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बैल की, मछलियों की, रोटियों की, इस प्रकार की 5000 सूचियां प्राप्त हुई है। सॉरी, यहाँ मैंने गलत बता दिया, 3200 ईसा पूर्व की थी, 3200 साल पुरानी थी वहां जो पट्टिका पाई गई थी, ऐसी 5000 सूचियां पाई गई हैं।
इसके साथ साथ मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे बच्चों कि वो लोग ना, अगर हम लोग बात करें तो देखना, देखो बच्चों, तो वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, एक चिकनी मिट्टी होती थी उसे क्या करते थे, आकार दिया करते थे, है ना, उसे चकोर क्या कर देते थे, आकार दिया करते थे। आकार देने के बाद इस पर क्या करते थे, आकार दे दिया, आकार देने के बाद क्या करते थे, इस पर लिखा करते थे। दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से इस पर क्या करते थे, लिखा करते थे। और लिखने के पश्चात, क्योंकि उनकी लिपि कौन सी थी बच्चों, मेसोपोटामिया के लोगों की, तो लिपि थी किलाक्षर। क्या थी बच्चों, किलाक्षर लिपि थी, याद ना, किलाक्षर, या हम उसे कहते हैं किलाकार, किलाकार। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि का नाम क्या था, किलाक्षर या किलाकार कहते थे। ठीक है, ये किससे बना है, क्यूनीफॉर्म से बना है। किससे बना है बच्चों, क्यूनीफॉर्म। तो यू क्यू जो है बच्चों, क्यूनीफॉर्म से बना है ना। अगर बात की जाए तो क्यूनी का मतलब क्या होता है, क्यूनी का मतलब होता है खूटी। क्या होता है बच्चों, खूटी, है ना। और फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो फॉर्म का मतलब होता है आकार, यानी खूटी के आकार का। तो इस तरीके से चिकनी मिट्टी को क्या करते थे, एक चकोर आकृति प्रदान करके उसे धूप में सुखाया करते थे, और इस प्रकार से ये मजबूत हो जाया करता था। इस प्रकार से हर एक नए सौदे के लिए एक नई मिट्टी की पट्टिका बनाई जाती थी। हम लोगों की तरह कागज यूज नहीं करते थे ये लोग, है ना। तो हर एक नए सौदे के लिए क्या करते थे, एक नई मिट्टी की पट्टिका क्या करते थे, निर्माण किया करते थे। कौन, मेसोपोटामिया के लोग। इन मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता था, शब्दकोश बनाने के लिए। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, यानी डिक्शनरी बनाने के लिए किया जाता था। भूमि हस्तांतरण करने के लिए, यानी जो जमीन होती है वो किसी दूसरे के नाम करने के लिए इस मिट्टी की पट्टिका का प्रयोग किया जाता था, है ना। राजा के आदेश को जारी करने के लिए इस मिट्टी का पट्टिका का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से अलग अलग कार्यों के लिए इस मिट्टी की पट्टिका का प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा है, देखो मेसोपोटामिया सबसे पहली पट्टिका जो है 3200 ईसा पूर्व की थी, और इसमें चित्र विभिन्न प्रकार की संख्या थी, जैसे कि बैलों की, मछलियों की, रोटियों की, ऐसे 5000 सूचियां प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ लेखन कार्य काफी ज्यादा, लेखन कार्य का प्रयोग लेन देन के लिए किया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी को क्या करते थे, गीली कर देते थे, है ना, उसे चकोर आकृति प्रदान कर देते थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया। और सरकंडे की तीखी नोक से, किससे बच्चों, सरकंडे की, ये सरकंडा जैसे पौधा होता था, उसकी नोक काफी ज्यादा तीखी होती थी। तीखी का मतलब क्या होता है, नुकीली होती थी। तो उससे क्या करते थे, चिन्ह बनाते थे, और गीली मिट्टी को धूप में सुखा देते थे, जिस प्रकार से क्या हो जाता था, मतलब मिट्टी की पट्टिका जो होती काफी मजबूत हो जाती थी। और इस प्रकार से ऐसे सैकड़ों चिन्ह उन्हें क्या करने पड़ते थे, सीखना पड़ता था। इसीलिए क्या आपको बताना, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मेसोपोटामिया में साक्षरता कैसी थी, तो आपको बताना मेसोपोटामिया में साक्षरता बहुत कम थी। क्यों, क्योंकि यहाँ चिन्हों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिन्हें पढ़ पाना बहुत ज्यादा क्या होता था, मुश्किल होता था, है ना। तो ये दिक्कत होती थी। इसके साथ साथ लेखन का इस्तेमाल क्या होता है, भूमि हस्तांतरण करने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, राजा के उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए, राजा के आदेशों को जारी करने के लिए, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया में महत्वपूर्ण उपलब्धि केवल तभी संभव हो पाती जब लेखन कला का विकास हुआ था, है ना बच्चों। लेखन के विकास के कारण ही इसलिए इतिहास हम इसके बारे में जान पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के लोगों ने लेखन कला का विकास किया, इसीलिए हम इनके बारे में इतना जान पा रहे हैं, वरना तो हम जान ही नहीं पाते। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण के अंतर्गत कितने प्रकार के शहरों का विकास बताया गया है। तो बच्चों देखो, दक्षिणी मेसोपोटामिया में लगभग शहरों का विकास कब हुआ था, 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और ये जो शहर थे ये 3 प्रकार के बटे हुए थे, यानी शहरों का विकास 3000 पे हुआ था। पहले वह शहर जिनका निर्माण मंदिरों के रूप में हुआ था, दूसरे वह शहर जिनका निर्माण क्या हुआ था, धार्मिक केंद्रों के रूप में हुआ था, और तीसरे वह शहर थे जो शाही केंद्रों के रूप में काफी ज्यादा फले फूले थे, है ना। वही चीजें इसके अंदर दे रखी है। देखा प्राचीन नगरों का विकास क्या होता था, प्रथम जो शहर मंदिरों के रूप में विकसित हुए थे, दूसरा व्यापारिक, और तीसरा शाही शहर। ठीक है, आसान है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामिया में प्रारंभिक मंदिरों के स्वरूप का वर्णन कीजिए, यानी मेसोपोटामिया में जो आरंभिक मंदिर हुआ करते थे वो किस प्रकार से हुआ करते थे। तो आप लोगों को याद रखना है, मेसोपोटामिया का सबसे आरंभिक मंदिर एक छोटा सा देवालय था, जो क्या था, कच्ची ईंटों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, कच्ची ईंटों का बना हुआ था, एक छोटा सा देवालय था। और इस मंदिर में क्या होता था, एक छोटा सा क्या होता था, गर्भगृह होता था, मतलब इसके अंदर एक दरवाजा होता था। तो इसमें क्या होता था, उपासक इस मंदिर के अंदर जाया करता था और मूर्ति की क्या करता था, पूजा किया करता था। आरंभ में जो मंदिर होते थे वो काफी छोटे हुआ करते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे काफी मंदिरों को और ज्यादा क्या किया गया था, बड़ा बनाया गया था। जो धीरे धीरे मंदिर जो थे ना, उनको और ज्यादा मंदिरों को बड़ा बनाया गया था। आसपास जो आंगन बना दिया गया था, है ना बच्चों, उसके अंदर कई सारे कमरे हुआ करते थे, है ना। और मंदिर इस प्रकार से बनाया जाता था क्योंकि मंदिर भी किसी ना किसी देवी देवता का क्या होता था, घर होता था। तो कहीं ना कहीं आरंभ में मंदिर घर के समान होते थे।
ठीक है। मंदिरों में क्या होता था, अगर हम बात करें मंदिरों के बारे में, तो मंदिरों में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। आप सभी को पता है यहाँ जो प्रमुख देवता कौन कौन से थे, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो प्रमुख देवता के बारे में बात करते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा पहला कौन सा था, इनाना। इनाना, ठीक है। इनाना कौन थी बच्चों, युद्ध और प्रेम की देवी थी। कौन सी थी, युद्ध तथा प्रेम की देवी, ठीक है। युद्ध तथा प्रेम की देवी इनाना देवी थी, ठीक है ना। दूसरा उर देवता, उर जो थे वो कौन से थे, चंद्र देवता थे, ठीक है बच्चों, चंद्र देवता। और तीसरा था आराध्य देव, क्या था, आराध्य, ठीक है। ये पशु और खेती और मत्स्य के स्वामी क्या होते थे, माने जाते थे। तो ये थे वहां के कुछ प्रमुख देवी देवता के बारे में, ठीक है बच्चों, देवी देवताओं के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार का था, ठीक है। तो वही, और इसके साथ साथ मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, अपने देवी देवताओं को विभिन्न प्रकार के सामान चढ़ावा चढ़ाते थे, जैसे आप लोग चढ़ाते हो। जैसे कि वो लोग क्या करते थे, दूध हो गया, है ना, और मछलियां हो गई, क्योंकि वहां की जो फर्श होता है ना, फर्श पे हमें मछलियों के कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले, तो पता चलता है ये लोग देवी देवताओं को मछलियां भी अर्पित करते थे, चावल अर्पित करते थे, दूध, है ना बच्चों। ये सारी चीजें क्या करते थे, अर्पित किया करते थे, यहाँ तक कि अंडे भी अर्पित किया करते थे या चढ़ाया करते थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामिया की जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि क्षेत्र के में संकट आने के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी हमें बताना है कि मेसोपोटामिया में अगर देखा जाए, यानी खेती इतनी अच्छी हो सकती थी, फिर भी वहां की जो फसलें होती थी वो हमेशा खराब क्यों हो जाती थी, नहीं मतलब हमेशा संकट में क्यों रहती थी, रीजन क्या था उनका, है ना, इतनी ज्यादा खेती होने के बावजूद। तो होता क्या था बच्चों, रीजन समझना। तो इसके दो रीजन थे, कितने रीजन थे इसके बच्चों, तो इसके दो रीजन थे। यानी कारण अगर देखा जाए तो कारण कितने थे बच्चों, दो कारण थे, है ना। पहला था मानव निर्मित, क्या था बच्चों, मानव निर्मित। तो पहला मानव निर्मित कारण था, और दूसरा था प्राकृतिक, क्या था, प्राकृतिक, ठीक है। ये दो कारण थे जिसके कारण क्या होता था, मेसोपोटामिया जो फसलें होती थी वो क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। जैसे कि मानव निर्मित में अगर हम बात करें तो देखो होता क्या था बच्चों, जो जो नदियों की धारा के ऊपर रहा करते थे ना, वो लोग नदी के इतने जल का इतना ज्यादा प्रयोग करते थे कि नीचे वाले लोगों को जल नहीं मिल पाता था, पहला रीजन। दूसरा कारण क्या था, कई बार नदियों की धाराओं में ना गाद जम जाती, गाद पता है ना आप लोगों को, मिट्टी जम जाती थी। इसके कारण ऊपरी जो लोग होते थे उस मिट्टी को नहीं हटाते थे, इसके कारण नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था और फसल क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। तो ये तो आपको था मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण क्या था बच्चों, जैसे कि नदियां जब अपने फ्लो करती थी, जब नदियां प्रवाहित होती थी, तो नदियां जब प्रवाहित होती थी, प्रवाहित होने के दौरान क्या होता था कि कई बार ये नदियां अपना रास्ता बदल लेती थी, जिसके कारण खेत सूख जाते थे, और कई बार इन नदियों का जलस्तर क्या होता था, और ज्यादा बढ़ जाया करता था, जिसके कारण वहां के लोगों की जो फसल होती थी वो खराब हो जाती थी। तो इस तरीके का था, इन कारणों से मेसोपोटामिया की जो फसलें थी वो बच्चों खराब हो जाती थी। तो वही इन सब चीजों में दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, वही चीजें, एक एक वर्ड वही है। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मेसोपोटामिया के लोगों के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। यानी हमें बताना है मेसोपोटामिया के लोगों के शहरी जीवन के बारे में हमें बताना है। तो देखो आप सभी को पता है कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले अगर हम बात करें तो उच्च वर्ग था, जैसे धन दौलत का अधिकांश भाग समाज के किसी वर्ग के पास था, उच्च लोगों के पास, जैसे समाज के जो धनी लोग होते थे उनके पास क्या था, धन ज्यादा हुआ करता था। इसके साथ साथ एकल परिवार, यानी मेसोपोटामिया में क्या होता था, एकल परिवार का आदर्श माना जाता था, है ना। और इसके साथ साथ शादीशुदा बेटा और उनके परिवार एक साथ मिलकर रहा करते थे, ज्वाइंट मतलब न्यूक्लियर फैमिली यहाँ हुआ करती थी। इसके साथ साथ परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था, यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था, और पिता की आज्ञा जो है ना वो सबको मानना पड़ता था, आप लोगों को भी मानना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, विवाह की प्रक्रिया, यानी विवाह करने की पहले इच्छा की घोषणा की जाती थी कि हाँ भाई अब तो शादी करनी है, क्या बात है ना। तो पहले क्या होता था, मतलब शादी की इच्छा जाहिर की जाती थी, उसकी घोषणा की जाती थी, फिर लड़के ढूंढे जाते थे, फिर वर पक्ष और वधु पक्ष क्या करते थे, आमने सामने मिलते थे, उपहारों का आदान प्रदान होता था, फिर ये लोग मंदिर में जाया करते थे, और मंदिर में जाने के पश्चात क्या होता, विधि पूर्वक वहां क्या कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। विवाह के पश्चात क्या होता था, जो विवाह के पश्चात वर पक्ष और वधु पक्ष एक साथ मिलकर क्या करते थे, भोजन किया करते थे, है ना। और जो उस समय स्त्रियां होती थी वो अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। पुत्र का जैसे कि पशुधन हो गया
है ना, जमीन हो गई, इन सब पर नियंत्रण किसका होता था? पुत्रों का होता था। स्त्रियां इस जमीन में हिस्सेदारी की मांग बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो वही चीजें इसके अंदर बता रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर नगर की व्यवस्था का वर्णन कीजिए, यानी उर नगर के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में हमें बात करनी है कि उर नगर की नगर नियोजन प्रणाली कैसा था। भैया सुपर्ब था। अब देखना कैसे सुपर्ब था, बहुत बढ़िया था। कैसे था? जैसे कि गलियां क्या होती, टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। क्या होती थी गलियां? उर नगर में जो गलियां होती थी टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, पहिए वाली गाड़ियां वहां नहीं जा सकती थी, इसलिए क्या होता था, गधों या घोड़ों पर क्या होता था, खच्चरों पर अनाज के बोरों को लाद कर और शहरों के आंतरिक केंद्र तक ले जाया जाता था, है ना। इसके साथ साथ क्या होता था, जैसे जल निकास प्रणाली के बारे में बात की जाए तो जल निकास घरों के भीतरी आंगन में होता था, ताकि बाहर की गलियों में पानी कीचड़ ना हो सके। देखो इतनी बुद्धि लगा रहे कि घर अगर होता था, ये जैसे मतलब ड्राइंग, तो घर के आंगन में ही क्या होता है, मतलब पानी इधर जमता था, मतलब सड़कों पे पानी ना जाए, इतना ज्यादा ख्याल रखते थे ये लोग, है ना। और इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों, दरवाजों के निर्माण में उर नगर में कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं आती थी, बल्कि दरवाजों से होकर क्या होती थी, आती थी। आंगन खुला होता था और घर परिवार में इससे क्या होती थी, गोपनीयता क्या होती थी, बनी होती थी। इससे घर में क्या होती थी, जो गोपनीयता होती थी बनी रहती थी। यहाँ बहुत सारा क्या था बच्चों, अंधविश्वास था। अंधविश्वास बहुत सारा था। जैसे कैसे कि जैसे कि घरों के निर्माण के विषय में कई प्रकार के अंधविश्वास भी देखे जाते हैं। जैसे घर की जो दहलीजें अगर ऊंची उठी होंगी, अगर घर की दहलीजें ऊंचे उठी होंगी तो स्त्री क्या होगी, विवाह के पश्चात अपने पति के लिए क्या लेकर आएगी, सुख समृद्धि धन लेकर आएगी। और अगर घर का दरवाजा किसी दूसरे के घर के बाहर खुलता हो ना, सामने से, तो वो स्त्री अपने पति के लिए यातना पीड़ा लेकर आएगी। इस तरीके का अंधविश्वास था। यहाँ एक कब्रिस्तान भी होता था, है ना। उस कब्रिस्तान में मृतकों को ये लोग क्या करते थे, दफनाया करते थे, है ना। कभी कभी जो उनके काफी करीब जो रिलेटिव्स होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, मतलब कब्रिस्तान में नहीं दफनाया करते थे, अपने घर के नीचे ही वो लोग क्या कर देते थे, दफना दिया करते थे। और साफ सुविधाओं का इतना ज्यादा ख्याल रखते थे कि घर का सारा जो कूड़ा कचरा होता था वो सीधा गली में फेंक दिया करते थे, जिससे बारिश के टाइम पे क्या हो जाता था, कीचड़ कीचड़ हो जाता था। तो इस समय अब आपको लग रहा होगा यार अब तो कुछ ना कुछ साफ सफाई तो करेंगे, क्योंकि कीचड़ कीचड़ हो गया। तो ये लोग क्या करते थे, दहलीजों को ऊंचा उठा देते थे ताकि जो कीचड़ है वो अंदर ना आ पाए। मतलब इतना ज्यादा बुद्धिमान थे, इसीलिए यहाँ नगर नियोजन प्रणाली का क्या था बच्चों, अभाव था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। खानाबदोश का मतलब क्या होते हैं, इन्हें खानाबदोश भी कह सकते हो, यायावर भी कह सकते हो, या गड़रिये भी कह सकते हो। ये खानाबदोश का मतलब क्या होता है, जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। ये कहीं ना कहीं ग्रामीण जीवन के लिए, शहरी जीवन के लिए खतरा थे, क्योंकि कई बार क्या होता था, जैसे कि ये जो गड़रिये होते थे, ये खानाबदोश पशुचारक होते थे, ये अपने साथ जो पशुओं को ना, गांव के लोगों जो खेत नहीं होता था, वहां से उसके पार पानी पिलाने के लिए ले जाया करते थे। तो ये लोग उनकी फसलों पर ही ले जाया करते थे, जिसके कारण ग्रामीण लोगों की क्या होता, फसल खराब हो जाती थी, है ना बच्चों। और कई बार ये गड़रिये जो या खानाबदोश पशुचारक होते थे, कई बार गांव के लोगों पर क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे और उन्हें लूट लिया करते थे। इसीलिए गांव के जो लोग होते थे ना बच्चों, वो लोग क्या करते थे, इनका रास्ता रोक लिया करते थे। और इसी कारण से क्या होता था, गड़रियों के बीच या खानाबदोश पशुचारकों के बीच और ग्रामीण लोगों के बीच क्या हो जाता था, झगड़े हो जाते थे। तो वही है, झगड़ों के बारे में ही बोला गया है। देखो जैसे कि गड़रिये कई बार क्या करते थे, भेड़ बकरियों को क्या पानी पिलाने के लिए लेके बोए गए खेतों से गुजारा करते थे, जिससे किसानों की फसल क्या होती, खराब हो जाती थी। गड़रिये कई बार किसानों के गांव में हमला कर कर उन्हें लूट लिया करते थे। और कई बार बस्तियों में रहने वाले जो लोग होते थे, इन पशुचारकों का रास्ता क्या कर देते थे, रोक देते थे और नदी नहर तक ही नहीं जाने देते थे। और इस तरीके से इन दोनों में क्या हो जाता, झगड़े हो जाया करते थे। तो आसान था ये प्रश्न। चलो नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, मारी नगर की हमें विशेषता बतानी है ना बच्चों। मारी नगर के बारे में बताना, मारी नगर आखिर इतना समृद्ध क्यों था, आखिर उसकी विशेषता क्या थी मारी नगर के बारे में। तो देखो बच्चों, मारी नगर पहला तो याद ना, मारी नगर एक व्यापार के आधार पे काफी समृद्ध और शक्तिशाली के शहर केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। और मारी नगर एक शाही नगर बन गया था, है ना। इसके साथ साथ यहाँ लकड़ियां, तांबा और नाव के द्वारा क्या होता, फरात नदी के रास्ते जो है ना, वो दक्षिण तुर्की और सीरिया तक ले जाया जाता था माल को, मारी के द्वारा ही, है ना। मतलब मारी नगर में जो बंदरगाह होते थे, वहां कुछ अधिकारी भी हुआ करते थे, है ना। जो लोग व्यापार करते थे उनसे कुछ 10% वो लोग टैक्स भी लिया करते थे, यहाँ के जो अधिकारी हुआ करते थे, है ना। मारी नगर में अधिकारी लदे हुए माल की जांच करते थे और मान की कीमत 10% वसूलते थे कि भैया 10% तो उन्हें चाहिए ही,
है ना। और इस प्रकार से मारीनगर एक व्यापारिक और समृद्ध बन गया था। ये थी बच्चों मारीनगर की विशेषता। ठीक है, तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी लेके आना, फटाफट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी जल्दी करा रहा हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं धन्यवाद नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।